कंडक्टर्स वर्सेस इंसुलेटर्स। तो क्या होते हैं कंडक्टर्स और क्या होते हैं इंसुलेटर्स और क्या फ़र्क क्या है दोनों में। तो ये तो हम 9th क्लास में भी पढ़ चुके हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तो कंडक्टर्स क्या होते हैं? तो कंडक्टर्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है ना, कंडक्टर्स में से इलेक्ट्रिसिटी जो है पास हो सकती है, मतलब दे अलाउ द चार्ज पार्टिकल्स टू फ्लो थ्रू देम। फॉर एग्जाम्पल मेटल्स, सॉल्ट सोल्यूशन। अब सॉल्ट सोल्यूशन क्या होगा? जैसे कोई भी कंटेनर है जिसमें पानी भरा हुआ है और उसमें अगर हम थोड़ा सा सॉल्ट डाल दें NaCl, तो ये NaCl जो है आयंस में डिसोसिएट हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये हमें फ्री आयंस इसमें अवेलेबल हो जाएंगे। एसिड्स, अर्थ भी जो है कंडक्ट करती है, ऐसी ह्यूमन बॉडी, क्योंकि उसके अंदर भी हमारी बॉडी में भी 70% वाटर होता है। ठीक है ना, तो हमारी बॉडी के अंदर भी फ्री आयंस होते हैं। तो ये तो हो गया कंडक्टर्स। ऐसे इंसुलेटर्स जो जस्ट इसका अपोजिट होता है, दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी इसमें से पास नहीं होती बिकॉज दे डोंट हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स टू मूव। फॉर एग्जाम्पल रबड़, प्लास्टिक, ग्लास। ठीक है ना, तो कहने का मतलब इसमें कोई भी जो है चार्ज कैरियर्स नहीं होते, फ्री चार्ज कैरियर्स नहीं होते। ठीक है, नो फ्री चार्ज कैरियर्स, फ्री नहीं होते इसमें। जबकि कंडक्टर्स में हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, आयंस। तो इलेक्ट्रॉन की जब हम बात करते हैं तो ये मेटल्स के अंदर होते हैं। जो सॉलिड पार्ट होता है उसमें हम इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और जो लिक्विड चीज़ें होती हैं एक्वस टाइप में, उसके अंदर हम आयंस की बात करते हैं। ठीक है ना, तो लिक्विड के अंदर फ्री आयंस अवेलेबल होते हैं और सॉलिड कंडक्टर्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट, बिहेवियर ऑफ कंडक्टर्स इन इलेक्ट्रिक फील्ड। अब कंडक्टर्स जो हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में कैसे बिहेव करते हैं, तो वो हम स्टडी करेंगे। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए कंडक्टर इज 0। अब कहने का मतलब कि किसी भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर मैं कंडक्टर को प्लेस करता हूं, कि जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होती है किसी भी कंडक्टर के अंदर, वो क्या होती है? 0 होती है। से मान लीजिए कोई भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है ना, E एक्सटर्नल, या इसको E आउटर बोल दो, E नोट से इसको डिनोट किया हुआ है। ठीक है ना, तो प्लस से माइनस की तरफ जा रही है। ठीक है, तो ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है और इसके अंदर मैंने कोई कंडक्टिंग प्लेट रख दी। तो व्हेन ए कंडक्टर इज प्लेस्ड इनसाइड एन electric field, the charge carriers inside the conductor will align themselves as per the external electric field as shown in figure। तो होगा क्या कि जैसे इसको हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखेंगे तो इसके अंदर जो चार्ज है वो रीडिस्ट्रीब्यूट होगा। कैसे होगा? अब ये देखिए, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का ये पॉजिटिव एंड है, तो इस तरफ जो कंडक्टर के जो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो इसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे और इस फेस पे आके इकट्ठे हो जाएंगे। ठीक है ना, तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि इंड्यूस्ड चार्ज जो है डेवलप होगा और इसी तरीके से दूसरे एंड पे जो पॉजिटिव चार्ज है वो कंसंट्रेट हो जाएगा। दैट इज द फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर इंड्यूस्ड इन द अपोजिट डायरेक्शन टू द एक्सटर्नल फील्ड। तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में इंड्यूस होंगे। दिस प्रोड्यूसेस एन इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। और इस वजह से, क्योंकि देखिए इलेक्ट्रॉन मूव कर गए ना इसके अंदर, तो इस वजह से एक इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी इसके अंदर। ठीक है ना, जिससे हमने क्या नाम दिया? EI। ठीक है ना, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड या इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड, EI से उसको हम डिनोट करेंगे। और इसकी डायरेक्शन क्या होगी? पॉजिटिव टू नेगेटिव ये रहेगी इसकी डायरेक्शन, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा क्या होती है? पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है। तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो है वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के अपोजिट है। ठीक है, the electrons drift till the electric field is equal to the external field. The resultant field inside the conductor is 0। तो एक इंड्यूस्ड चार्ज प्रोड्यूस होगा, मैंने आपको कहा, लेकिन कब तक प्रोड्यूस होगा? कब तक ये इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे? जब तक कि इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर ना हो जाए। ठीक है ना, तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर ना हो जाए तब तक जो है इसके अंदर चार्ज इंड्यूस होगा। तो ओवरऑल देखा जाए तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी बनी? ओवरऑल इस पूरे सिस्टम को अगर देखा जाए
तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी बनी, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, एक्सटर्नल माइनस इंटरनल, तो वो क्या होगी 0। क्यों, क्योंकि एक्सटर्नल और इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है, ठीक है ना। तो मैग्नीट्यूड वाइज दोनों इक्वल होंगी और डायरेक्शन वाइज दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होंगी, अपोजिट होंगी, ठीक है। एक की डायरेक्शन ये है और इंटरनल की डायरेक्शन ये। इस कंडक्टर के अंदर अगर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट पास थ्रू कंडक्टर। नेक्स्ट, नेट चार्ज इनसाइड ए कंडक्टर इज 0। किसी भी कंडक्टर के अंदर जो है कोई भी चार्ज नहीं रहता, क्योंकि अगर चार्ज होगा तो जाहिर सी बात है उसके अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होंगी। लेकिन हमने अभी क्या देखा कि किसी भी कंडक्टर के अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होती नहीं है, तो इसका मतलब उसके अंदर कोई चार्ज है ही नहीं, ठीक है ना। इसको हम प्रूव भी कर सकते हैं गॉसियन लॉ की हेल्प से। तो देखिए, सिंस नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए कंडक्टर क्या होती है, 0 होती है, तो एज पर गॉस लॉ कोई भी क्लोज सरफेस अगर हम लें E डॉट डी एस किसके बराबर होगा, 1/ε0 टाइम्स द चार्ज एनक्लोज्ड। अब क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, 0 है, तो E की वैल्यू हम क्या रख देंगे 0, तो ये पूरा फैक्टर 0 हो गया। तो क्या बच गया, Q/ε किसके बराबर हो गया, 0 के बराबर। Q किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर। इसका मतलब क्या हुआ कि इसके अंदर कोई चार्ज है ही नहीं। तो नेट चार्ज इनसाइड ए कंडक्टर इज 0, डेट इज कंडक्टर इज न्यूट्रल। तो कोई भी कंडक्टर जो होता है वो न्यूट्रल होता है, उसके अंदर कोई भी चार्ज नहीं होता है। चार्ज हमेशा कहाँ होता है, चार्ज हमेशा कंडक्टर के सरफेस के ऊपर होता है, ठीक है ना। तो सरफेस पे अगर पॉजिटिव चार्ज है तब तो सरफेस के ऊपर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट होंगी बाहर की तरफ, और वो भी हमेशा कैसी होती हैं, सरफेस के प्लेन के साथ परपेंडिकुलर होती हैं, ठीक है ना। और अगर नेगेटिव चार्ज होता है इसके सरफेस के ऊपर तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसके ऊपर टर्मिनेट कर रही होती है, अंदर की तरफ आ रही होती, मतलब इसके सरफेस के ऊपर गिर रही होती, ठीक है ना। तो ये है, अंदर कभी भी नहीं होती है, ना ही चार्ज होता है और ना ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है, ठीक है ना। अब कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इसके साथ जब हम एक होलो स्फीयर बनाते हैं। अब ये होलो स्फीयर है, ठीक है ना, इसके अंदर खाली स्पेस है, तो इसके अंदर हम चार्ज रख सकते हैं, ठीक है ना। ये डिफरेंट केस है, ये चीज़ अलग है। ये एक मेटल का पीस है और ये पूरा का पूरा सॉलिड है, ठीक है ना, अंदर से भरा हुआ है ये पूरा, ठीक है ना। तो ऐसे किसी भी मेटल के अंदर जो है चार्ज नहीं होता, हमेशा चार्ज सरफेस के ऊपर होता है। और ये मेटल का स्पेयर है जो कि होलो है, ठीक है। तो इसके अंदर भी चार्ज रख सकते हैं और इसके सरफेस के ऊपर भी चार्ज हो सकता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ अलग, इसके साथ कभी भी कंफ्यूज मत होना। अगर यही चीज़ होलो होती तो इसके अंदर चार्ज हो सकता था उस केस में, लेकिन अभी क्योंकि सॉलिड है तो इसके अंदर कोई चार्ज नहीं है। चार्ज ऑलवेज रिसाइड्स ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द कंडक्टर वेदर इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव। तो ये वही बात है जो अभी बता रहा था आपको कि चार्ज हमेशा किसी भी कंडक्टर के सरफेस के ऊपर होता है, ठीक है ना, अंदर नहीं होता है। लेकिन अगर आपका कंडक्टर जो है अगर होलो है, जैसे मान लीजिए कोई मेटल की बॉल है और वो अंदर से होलो है, खाली है, तब उस केस में हम उसके अंदर चार्ज रख सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन वही मेटल की बॉल अगर आपकी सॉलिड है, ये तो अंदर से होलो है, ठीक है ना, लेकिन अंदर से अगर सॉलिड अगर होगी, पूरी की पूरी सॉलिड होगी, तो उसके अंदर कोई भी चार्ज हम नहीं रख सकते, तब उस केस में सरफेस पे ही चार्ज आएगा। और इस केस में सरफेस पे भी चार्ज आ सकता है और इसके अंदर भी रह सकता है, ठीक है ना। तो दोनों में फर्क है। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड ए चार्ज्ड कंडक्टर इज नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर एट एवरी पॉइंट। किसी भी और कंडक्टिंग प्लेट के ऊपर, कोई भी कंडक्टिंग प्लेट या कंडक्टर ले लो, हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है उस पर नॉर्मल होती है, 90 डिग्री पे होती है, ठीक है ना, हमेशा उसके सरफेस पे परपेंडिकुलर होती है। या आपको स्फेरिकल ले लीजिए, उस केस में भी हमेशा परपेंडिकुलर होगी, ठीक है ना, परपेंडिकुलर होगी। अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड होगी, ठीक है, और अगर ये भी पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें भी क्या होगी, आउटवर्ड होगी, और सरफेस के साथ
परपेंडिकुलर होगी, ठीक है ना। तो ये चीज़ बोल रहा है, ये हम पीछे प्रूव कर चुके हैं ना ऑलरेडी। इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड ए चार्ज्ड कंडक्टर इज नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ द कंडक्टर एट एवरी पॉइंट, ठीक है ना। तो ये चीज़ हमने प्रूव की थी, अगर आपको ध्यान हो तो। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ द चार्ज्ड कंडक्टर, कोई भी चार्ज्ड कंडक्टर है उसके सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी क्या, उसकी मैग्नीट्यूड क्या होगी, तो वो हम निकाल लेते हैं। तो मान लीजिए कोई चार्ज्ड स्फीयर है जिसका टोटल सरफेस S है, ठीक है ना, और इस पे पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है। अब मुझे देखना है कि इसके ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है उसकी मैग्नीट्यूड क्या है, कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है। अब देखिए, क्योंकि सरफेस मेरा क्लोज है तो एज पर गॉसियन लॉ हम लगा सकते हैं इसके ऊपर, ठीक है ना। एज पर गॉसियन सरफेस इंटीग्रल ऑफ क्लोज सरफेस E डॉट ds इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, वेयर Q इज द नेट चार्ज ऑन द सिस्टम, और E डॉट ds को लिख सकता हूँ E ds cos थीटा, ठीक है। अब देखिए ds क्या है मेरा, इस टोटल सरफेस के ऊपर एक स्मॉल सरफेस, ठीक है ना, ये स्मॉल सरफेस मैंने ले लिया ds, और इलेक्ट्रिक फील्ड उन दोनों के बीच का एंगल है। तो मान लीजिए इस स्मॉल सरफेस के ऊपर जो नॉर्मल है वो n यूनिट वेक्टर है, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी इसी के अलोंग जा रही है। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड स्मॉल सरफेस के साथ कितना एंगल बना रही है, यहाँ पे 0 एंगल बना रही है। तो cos थीटा कितना हो जाएगा, 0, यानी कि 1। तब क्या बचेगा, E इंटीग्रल ds, और चार्ज क्या होगा, तो देखिए सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है, सिग्मा क्या होता है, चार्ज पर यूनिट सरफेस या चार्ज पर यूनिट एरिया, ठीक है। तो चार्ज को लिख सकता हूँ सिग्मा ds। तो अब क्योंकि देखिए ये स्मॉल एरिया है सरफेस एरिया, और ये इसके साथ कट जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगी, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड है। और डायरेक्शन मैंने आपको बताई थी, डायरेक्शन क्या है, अगर चार्ज पॉजिटिव है तो आउटवर्ड डायरेक्शन होगी, और वो भी परपेंडिकुलर। इसी तरीके से अगर आपका स्फीयर जो है नेगेटिवली चार्ज्ड हो तो उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होंगी, अंदर की तरफ आएंगी, ठीक है ना, सरफेस के ऊपर आएंगी, लेकिन वो भी परपेंडिकुलर ही होंगी, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होगी। तो हम इस केस में हम क्या देखेंगे कि जो एंगल बनेगा वो क्या बन जाएगा, थीटा 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि स्मॉल सरफेस के ऊपर हमारे लिए परपेंडिकुलर ये था और इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है। तो दोनों के बीच में एंगल कितना बना, 180 डिग्री। तो cos 180 कितना होता है, -1 होता है, ठीक है। तो फैक्टर वही रहेगा, सिर्फ यहाँ पे ये माइनस आ जाएगा, ठीक है ना। तो E इज इक्वल टू माइनस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, न्यूमेरिकल्स में काम आते हैं। किसी भी चार्ज्ड कंडक्टर सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड क्या होगी, क्लियर। नेक्स्ट वी हैव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज कांस्टेंट थ्रूआउट द वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर and has the same value as on the surface of the conductor। अब ये चीज़ में हम पीछे ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। क्या कह रहा है कि कोई भी कंडक्टिंग प्लेट है उसका जो पोटेंशियल है वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा थ्रू आउट द वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर, पूरे के पूरे। ये तो सरफेस की बात कर रहे हैं, अगर हम कोई स्फेरिकल बॉल ले लें तो उसके पूरे के पूरे वॉल्यूम कि अंदर भी जो है पोटेंशियल जो है कांस्टेंट होगा, यानी कि चेंज इन वोल्टेज क्या होगा, 0 होगा। चेंज इन वोल्टेज क्या होगा, 0 होगा। इसका मतलब V क्या है आपका, कांस्टेंट। पोटेंशियल जो होता है थ्रू आउट कांस्टेंट होता है। तो यहाँ सरफेस के ऊपर थ्रू आउट पोटेंशियल कांस्टेंट है, और यहाँ इसके वॉल्यूम के अंदर जो है पोटेंशियल थ्रू आउट कांस्टेंट है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज कांस्टेंट थ्रू आउट द वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर एंड हैज़ द सेम वैल्यू एज ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। तो जितनी वैल्यू इसके सरफेस पे होती है, जैसे मान लीजिए इसके ऊपर कोई चार्ज रखा है, ठीक है ना, तो उस चार्ज की वजह से जितना पोटेंशियल इसके सरफेस पे डेवलप होगा उतना ही पोटेंशियल इसके अंदर डेवलप होगा, ठीक है ना। तो सेम पोटेंशियल रहता है थ्रू आउट, ठीक है, सेम केस इसके अंदर रहेगा। तो इसको आप ऐसे समझिए कि अगर मान लीजिए ये अंदर से होलो है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर 0 होगी, ठीक है ना। तो होलो के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड तो 0 होती है, लेकिन पोटेंशियल
हमेशा कांस्टेंट होता है। ऐसे अगर मैं इसको ही बनाऊं इस तरीके से, तो अब इसके अंदर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, 0 है। ठीक है ना, मैंने क्यूबॉइड टाइप में बना दिया इसको, अब शीट नहीं है, क्यूबॉइडल है ये, क्यूबॉइडल शीट है ये। और हमने ये भी पढ़ा है, अगर मान लीजिए ऐसा कोई सरफेस जिसके ऊपर पोटेंशियल सेम है थ्रू आउट, तो उस पर जो वर्क डन होता है 0 होता है। क्यों होगा 0? क्योंकि वर्क डन होता है क्या है, मान लीजिए यहाँ पे कोई चार्ज है ए पोजीशन पे, और उसको यहाँ तक लेके जाना है मुझे, बी पोजीशन पे लेके जाना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, पोटेंशियल एट ए, और यहाँ पे क्या होगा, पोटेंशियल एट बी। तो 2 माइनस फ्रॉम, तो वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू वर्क डन, और इन मूविंग ए चार्ज क्यू, मान लीजिए क्यू अमाउंट का चार्ज मैंने मूव करवाया। अब क्योंकि ये इक्वी पोटेंशियल सरफेस है, तो इसका मतलब वी बी इज इक्वल टू वी ए के बराबर है। तो इसका मतलब ये फैक्टर क्या हो गया मेरा, 0 हो गया। ठीक है, तो इन द सेंस वर्क डन क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, ये भी हम पीछे देख चुके हैं ना। तो ये छोटे छोटे 3-4 कॉन्सेप्ट हैं जिनको हमें याद रखना है। ठीक है ना, ये बेस है मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के। नेक्स्ट वी हैव इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। अब शील्डिंग का मतलब क्या होता है, एक प्रोटेक्शन होती है। और किससे प्रोटेक्ट कर रहा है अपने को, इलेक्ट्रोस्टैटिक, मतलब चार्ज से अपने को प्रोटेक्ट कर रहा है। मतलब एक ऐसी चीज़ बना दे, एक ऐसी शील्ड बना दे, प्रोटेक्टिव लेयर बना दे जो कि चार्ज से उसको प्रोटेक्ट कर पाए। तो क्या होती है ये, तो इट इज ए कैविटी इन ए कंडक्टर रिमेन्स प्रोटेक्टेड फ्रॉम आउटसाइड इलेक्ट्रिक इन्फ्लुएंस। तो किसी भी कंडक्टर के अंदर कैविटी, कैविटी का मतलब क्या होता है, एक होलो स्पेस। ठीक है ना, कोई खाली जगह। तो किसी भी कंडक्टर के अंदर कोई खाली जगह, ठीक है, जो कि प्रोटेक्ट करे किससे, आउटसाइड इलेक्ट्रिक इन्फ्लुएंस से। यानी कि इसको ऐसे समझो कि मान लीजिए हमारे पास कोई बॉक्स है, ठीक है, और अब इसके ऊपर जो है, इसके सरफेस के ऊपर चार्ज रखा हुआ है। ठीक है ना, इसके सरफेस के ऊपर चार्ज है पूरे पे। तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड तो 0 होती है। ठीक है ना, अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है। तो अब ये अंदर की जो खाली स्पेस है, इसको हम बोल सकते हैं कि ये क्या है, कैविटी है। क्या है ये कैविटी है। ठीक है ना, एक होलो स्पेस, खाली जगह। ठीक है ना, कैविटी क्या होती है, होलो स्पेस होती है ना, होलो स्पेस। तो ये अंदर की स्पेस क्या है, एज ए कैविटी काम करती है। ठीक है ना, तो इसके अंदर हम कोई भी चीज़ रखेंगे, कोई भी चीज़ रखेंगे XYZ, या आप खड़े हो जाओ इसके अंदर, ठीक है, और बाहर मान लीजिए इतना सारा चार्ज है, इतना सारा पोटेंशियल है, तो इसको उस चार्ज की वजह से कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है ना, तो एज वी नो डेट इनसाइड द कंडक्टर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0, डेट इज consider any hollow conductor. Now if we place anything inside it, it will not experience any electric field. ठीक है ना, तो इसके अंदर अगर हम कोई भी चीज़ ऐसी रख दें तो उसको आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई भी असर उस पर नहीं पड़ेगा। ठीक है ना, अब ऐसी चीज़ों को हम कहाँ यूज़ करते हैं, कहाँ देखने को मिलती हैं, तो एप्लीकेशंस क्या हैं, ए पर्सन सिटिंग इनसाइड ए हाउस और ए कार इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम लाइटनिंग थंडर। तो जब आप बाहर मार्केट में हो या आउटर एरिया में हो और आपको लगे कि बहुत तेज़ बिजली कड़क रही है, तो उससे बचने के लिए कि कहीं बिजली आपके ऊपर ना गिर जाए, ठीक है, तो उससे बचने के लिए सबसे बढ़िया तरीका है या तो किसी घर के अंदर चले जाओ, या फिर अगर आपके पास कार अवेलेबल है उस वक्त तो उसके कार के अंदर बैठ जाओ। ठीक है, तो घर के अंदर की स्पेस और कार के अंदर की स्पेस कैसे काम करती है, एज ए कैविटी काम करती है। ठीक है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगी, उसके चारों तरफ ही रहेगी, तो आपको अफेक्ट नहीं होगा। ठीक है ना, तो वही कहना चाह रहा है। इसी प्रोटेक्शन को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। ठीक है ना, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज से बचाना, किसी चीज़ को प्रोटेक्ट करना। Dear students, here I am providing you with the link of some important books which is going to be very helpful for you. You can purchase them directly from Amazon at a very reasonable rate.